जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्स में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से गलत साबित कर रहा है। एस्ट्रोनॉमर अपने मामले को एक पैनल के आगे जोश से बयान करता है। मेरी ऑब्जर्वेशन से कोई शक नहीं बचता है कि जो कुछ भी हमें पहले सच लगता था वो गलत है। एडवाइजर्स का पैनल एक दूसरे से बात करने के लिए करीब होता है। एस्ट्रोनॉमर ये नहीं सुन सकता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन कमरे में अपनी खोज के बारे में बताते हुए उसने जो जुनून और खुशी महसूस की वो उसके चेहरे से तेजी से खत्म होती नजर आ रही थी। वो पैनल के सदस्यों को नहीं और झूठ जैसे शब्दों को बोलते हुए देखता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या उन्हें समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या दिखा रहा है? हो सकता है कि उसने चीजों को उस तरह से समझाया नहीं कि वो समझ सकें। ये था अपने समय का सबसे महान साइंटिस्ट जो अपने दिन रात के संघर्ष के बाद अपने ऑब्जर्वेशंस को दिखाता है, और उनका ये रिएक्शन था। एडवाइजर्स का ग्रुप बातचीत करना खत्म करके शांत हो जाता है। चीफ एडवाइजर अपना गला साफ करता है और कमरे में हर कोई उसके बोलने का इंतजार करता है। रॉयल साइंटिस्ट, इस पैनल ने आपकी खोज की जांच की है और आपकी थ्योरीज को सुना है। एडवाइजर इस शब्द पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ये तय किया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत विचार न केवल गलत हैं बल्कि खतरनाक भी। एस्ट्रोनॉमर को विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या सुन रहा है। ये पैनल राजा के अधिकार में काम करते हुए आप पर हेरेसी का आरोप लगाता है। एस्ट्रोनॉमर हैरान है। वो उससे मिन्नत करने के लिए आगे होता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रुको रुको, मुझे साइंस का ज्ञान है, मैंने आपको सिर्फ सच्चाई दिखाई है। लेकिन उसके निवेदन से कोई प्रभावित नहीं हुआ। पैनल देखता है कि एस्ट्रोनॉमर को कमरे से बाहर घसीटा जाता है। वो लात मारता है और लड़ता है और अपनी बेगुनाही पर जोर देता है। काल कोठरी से चीखें सुनाई देती हैं और जैसे जैसे टॉर्चरर रस्सी को टाइट करता है, एस्ट्रोनॉमर का शरीर थोड़ा और खिंचता है। उसे नहीं पता है कि ये कब से चल रहा है, कितने घंटे और दिन। दर्द बढ़ता जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और टॉर्चर से बचने के लिए अपने दिमाग को सुकून देता है, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसे रियलिटी में वापस लाया जाता है। उसके सामने चीफ एडवाइजर खड़ा है, वो ही जिसने उसे सजा सुनाई थी। आप इसे जब चाहें खत्म कर सकते हैं, बस अपने बयान को वापस लें और अपनी गलती को स्वीकार करें और ये सब खत्म हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर को नहीं पता अब कि यदि खत्म से उसका मतलब क्या है, कि क्या वो उसे छोड़ देंगे या फिर मार देंगे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा जवाब सही है। वो झूठ नहीं बोल सकता, उसको सच्चाई पता है और दर्द की कोई मात्रा भी सच को नहीं बदल सकती। एस्ट्रोनॉमर से निराश होकर एडवाइजर टॉर्चर को रस्सी और टाइट करने का इशारा देता है और वो एस्ट्रोनॉमर के शरीर को उस बिंदु तक खींचता है जहां उसे लगता है कि उसकी हड्डियां जोर से बाहर निकल आएंगी। एडवाइजर चिल्लाता है और शब्दों को बार बार दोहराता और जोर देता है और एस्ट्रोनॉमर के चिल्लाने के साथ साथ टॉर्चरर रस्सी को और टाइट करता है। एस्ट्रोनॉमर फिर से अपनी आंखें बंद करता है। उसे यकीन हो जाता है कि जल्द ही उसका अंत हो जाएगा और वो इस महान राज को दुनिया के सामने लाने से पहले ही मर जाएगा। लेकिन अचानक एस्ट्रोनॉमर नोटिस करता है कि कमरे में शांति हो गई है। एडवाइजर अब चिल्ला नहीं रहा और टॉर्चर ने भी मशीन को चलाना बंद कर दिया है। एस्ट्रोनॉमर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एडवाइजर और टॉर्चरर झुके हुए हैं। उसकी आंखें ऊपर उठती हैं और वो देखता है कि राजा खुद उसके सामने खड़ा है। राजा एस्ट्रोनॉमर को कई समय तक देखता है और फिर पूछता है, क्या ये सच है? एस्ट्रोनॉमर, जिसके अंग अब भी खिंचे हुए हैं, वो अपना सर हिलाता है और अपनी बची हुई शक्ति के साथ कहता है, ये सच है। राजा अपने हाथ से टॉर्चर को इशारा करता है और वो एस्ट्रोनॉमर की रस्सी को ढीला करना शुरू करता है। एडवाइजर विरोध करता है, लेकिन ये आदमी। राजा उसे कठोर नजर से देखता है और वो वापस झुक जाता है। मुझे दिखाओ, राजा कहता है। एस्ट्रोनॉमर खड़ा होता कंधों को सहलाता है जहां से टेंडन्स और मसल्स आखिरी हद तक खींचे गए थे। एस्ट्रोनॉमर अपनी लेबोरेटरी का दरवाजा खोलता है और राजा को प्रवेश करने का कहता है। कमरा पत्रों और साइंटिफिक इक्विपमेंट से भरा होता है जो यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के बारे में खुद बताता है। राजा तुरंत एक मेज पर पड़े पन्ने की ओर जाता है। वो उसे मेज पर फैला देता है और उसकी जांच करता है, लेकिन उसके चेहरे से कोई संकेत नहीं मिलता है कि वो क्या सोच रहा है। क्या ये वही है जो आपने मेरे एडवाइजर्स को दिखाया है? एस्ट्रोनॉमर हाँ में सर हिलाता है। क्या आप खुद देखना चाहेंगे? एस्ट्रोनॉमर खिड़की की ओर चलता है जहां एक ब्रास ट्यूब ट्राइपॉड से जुड़ी होती है। राजा डिवाइस के पास जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है।
एस्ट्रोनॉमर आईपीस से देखकर डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो इसे थोड़ा हिलाता है और एडजस्टमेंट्स करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये राजा के लिए सही है। वहां अब देखें, राजा टेलीस्कोप से देखने के लिए झुकता है और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आता है। वो जो देखता है ये अब तक देखे जाने वाली चीजों में सबसे इनक्रेडिबल है। वहां आसमान में बहुत ऊपर एक आदमी है जो वैसे देखने से नहीं दिखता है और ये राजा को वापस घूर रहा है। जिस प्लेनेट पर यह हुआ वो पृथ्वी नहीं थी, बल्कि एक विचित्र जगह थी जो पूरी एससीपी फाउंडेशन में सबसे अजीब अनोमलीज में से एक है। ये SCP-007 है, जिसे एब्डोमिनल प्लेनेट कहा जाता है। SCP-007 एक युवक व्यक्ति के पेट में स्थित एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, या यूं कहें उस स्थान पर जहां उसका पेट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मसल्स, स्किन और ऑर्गन्स जो मौजूद होने चाहिए वो नहीं है। ये सब्जेक्ट जो एक कोकोजियन मेल है, जो अपनी 20s में होने और एवरेज हाइट और बिल्ड होने से कुछ फर्क नहीं लगता है। इतने बड़े शरीर के हिस्से के नहीं होने पर भी उसने किसी भी प्रकार के दर्द या परेशानी का अनुभव नहीं किया है। जिस स्थान पर उसके एब्डोमिनल मसल्स और ऑर्गन्स होने चाहिए वहां मिट्टी और पानी से बना एक छोटा सा ग्लोब है। ये स्फेयर जो लगभग 60 सेंटीमीटर्स का है, पृथ्वी जैसा दिखता है। हालांकि इसके कॉन्टिनेंट्स की व्यवस्था हमारे प्लेनेट की कॉन्फ़िगरेशन से मिलती जुलती नहीं है। इस छोटे प्लेनेट के अपने वेदर पैटर्न्स हैं और यहाँ तक के एक कम लेकिन फिर भी पता लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल भी। शायद SCP-007 का सबसे आकर्षक पहलू ये है कि ये आबाद हुआ प्रतीत होता है। माइक्रोस्कोपिक जीव जो लगभग पृथ्वी पर मनुष्यों के अनुरूप होंगे, प्लेनेट की सतह पर देखे गए हैं। अब तक 2 अलग अलग समझदार प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से दोनों का टेक्नोलॉजी लेवल 15वीं सदी के समान है। ये अभी नहीं पता है कि क्या एब्डोमिनल प्लेनेट के निवासियों को बाहर की दुनिया के बारे में पता है, और प्लेनेट के रहने वालों के साथ बातचीत के प्रयास को सीनियर फाउंडेशन ऑफिशियल्स द्वारा रोक दिया गया है, ताकि मजीद स्टडी की जा सके कि उन पर और हम पर इस बातचीत का कोई असर तो नहीं हो सकता। जिस ह्यूमन सब्जेक्ट के भीतर SCP-007 स्थित है, उसने फाउंडेशन को एक ऐसा नाम बताया जिसे वो अपना होने का दावा करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड के ना होने के बारे में पूछे जाने पर उसने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर और ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर दोनों दिए, लेकिन जब उन्हें एंटर किया गया तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसे US गवर्नमेंट द्वारा असाइन किया गया था। और इस व्यक्ति की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती। सब्जेक्ट ना ही खाता है और ना ही पानी पीता है, और ये भी नहीं पता कि पोषण के बिना उसका शरीर किस एनर्जी सोर्स पर काम कर रहा है। वो खाने और पीने दोनों में सक्षम है, बावजूद इसके कि उसके पेट का बड़ा हिस्सा नहीं है। लेकिन यह भी नहीं पता है कि कुछ खाने के बाद क्या होता है। व्यक्ति की इंटेलिजेंस एवरेज से ऊपर है और एक एडमिनिस्ट्रेड IQ टेस्ट में उसका स्कोर 128 था। वो आमतौर पर मिलनसार और खुशी से मिलने वाला दिखाई देता है और अपने पेट के भीतर स्थित प्लेनेट के बारे में हैरान होता है और सोचता है कि ये कैसे हुआ। जब उससे प्लेनेट के ओरिजिन के बारे में पूछा गया तो उसने बहुत ही वास्तविक रूप से जवाब दिया, मैं एक दिन उठा और ये यहाँ था, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आया। SCP-007 के ना समझ में आने वाली नेचर के कारण इसे यूक्लिड और छोटे प्लेनेट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, और जिस व्यक्ति में यह है उसे एक सील्ड आरामदायक सजा हुआ 10 बाय 10 मीटर्स के कमरे में रखा गया है, जिसे छोड़ने की अनुमति नहीं है। फाउंडेशन द्वारा इस सब्जेक्ट की बड़ी बारीकी से निगरानी की जाती है और इसमें अटेंडिंग डॉक्टर्स में से एक के साथ चेस भी खेला जाता है, जो इसकी मेंटल हेल्थ को देखने में मदद देता है। अब तक उसने मेंटल इलनेस या वायलेंट व्यवहार के कोई लक्षण नहीं दिखाए हैं और ये काफी शांत है। सामान्य तौर पर यह फाउंडेशन फैसिलिटी के अंदर अपनी रिस्ट्रिक्टेड फैसिलिटी में खुश दिखाई देता है और उससे भागने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। सब्जेक्ट ने इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर की काफी बार मांग की है, लेकिन पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क के कारण इस मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और एंट्री देखें और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप कोई भी अनोमली को मिस ना कर सकें और हम SCP फाउंडेशन के क्लासिफाइड आर्काइव्स में आगे से आगे बढ़ते जाएं।